सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर एक एरर से, तो बताइए इसके अंदर एरर एसएससी सीजीएल का 2024 में आया हुआ क्वेश्चन, पिछले साल सितंबर का ये क्वेश्चन। राहुल थिंक्स ही इज एज स्मार्टर एज हिज फ्रेंड्स। समझ में आ गया होगा पढ़ते ही। तो अगर आपको समझते पढ़, देखो ये एडजेक्टिव का एरर है। ये जो एरर आया है ये बेसिकली एडजेक्टिव से पूछा गया एरर है, जिसमें जब हम इक्वालिटी बताते हैं, दो पर्सन प्लेस और थिंग में सिमिलैरिटी बताते हैं, तो उस वक्त हम एज एस का यूज करते हैं और इसके बीच में पॉजिटिव डिग्री। इसका मतलब होता है उस वक्त उतना, और इसका मतलब होता है उस वक्त जितना। ठीक है, तो यही बात यहां पर अप्लाई हुई कि एज और एज के बीच में जो स्मार्टर है ये कंपैरेटिव डिग्री है, या कंपेयर नहीं, दो लोगों के अंदर सिमिलैरिटी बता रहा है, इक्वालिटी बता रहा है, तो यहाँ पॉजिटिव डिग्री का यूज करो, दैट इज स्मार्ट। तो हम बोलेंगे राहुल सोचता है ही इज एज स्मार्ट एज हिज फ्रेंड्स। राहुल सोचता है कि वो इतना स्मार्ट है जितने कि उसके दोस्त क्लास, तो वो अपने आप को उनके दोस्तों के इक्वल बना रहा है, इक्वालिटी। तो यहां पर इन प्लेस ऑफ स्मार्टर यूज स्मार्ट, आंसर बी। एडजेक्टिव से ये एरर, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आइए, बनाते हुए चलते हैं। एक मिनट, क्या कह रहे हो बेटा? राहुल सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, साइक्लोन। राहुल सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगा ना, थिंग्स, V5। ये सही है बेटा, ये तो सही है। राहुल सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। आ जाइए, सॉल्यूशंस टू द कंट्रीज इंटीरियर प्रॉब्लम्स आर स्टिल ए लॉन्ग वे अवे। कह रहा है जो सॉल्यूशन है कंट्री की इंटीरियर प्रॉब्लम्स की, आर स्टिल ए लॉन्ग वे अवे। पहले देख लो, देखो अगर आर है, वर्ब है, तो वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। अगर मैं द कंट्रीज इंटीरियर प्रॉब्लम्स की बात करूं तो ये ऑब्जेक्ट होगा प्रेपोजिशन की वजह से। तो इसका मतलब है सब्जेक्ट जो है वो सॉल्यूशंस है। सॉल्यूशंस प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगा। मतलब इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो बेटा अब आपको मैं बात बताऊं, तो यहां पर भी एडजेक्टिव एरर ही है, यहां पर भी एडजेक्टिव एरर ही है कि सही समय पर सही शब्दों का इस्तेमाल। यहां पर आप समझे, जो इंटीरियर होता है ना बेटा, इंटीरियर और एक्सटीरियर, जैसे मकान का जो इंटीरियर ठीक कराना है तो इंटीरियर के अंदर आईएन आ रहा है, आईएन, तो मतलब इनसाइड। तो घर, मकान, ऑफिस, बंगलो, मेंशन, उनका इंटीरियर ठीक करना है तो मतलब अंदर की लोकेशन ठीक करनी है, अंदर की सिचुएशन ठीक करनी है। एक होता है एक्सटीरियर, एक होता है एक्सटीरियर, तो वही कि दुकान, मकान, बंगलो, उनका एक्सटीरियर, बाहरी रंग रूप ठीक करना है, तो वो एक्सटीरियर का काम। लेकिन वो किस में आ जाएगा भाई? घर, दुकान, मकान, बंगलो, मेंशन, इनके अंदर। लेकिन यहां पर जो बात कर रहा है वो कहता है सॉल्यूशंस टू द कंट्रीज, कंट्री की अंदरूनी प्रॉब्लम की बात कर रहा है। तो कंट्री की अंदरूनी प्रॉब्लम की बात कर रहा है तो वो इंटीरियर नहीं, इंटरनल होगा। इंटरनल प्रॉब्लम्स, कंट्री की जो इंटरनल प्रॉब्लम्स है, तो प्रॉब्लम्स किसकी है? कंट्री की। तो ये प्रॉब्लम्स जो है वो है इंटरनल, कंट्री की जो इंटरनल प्रॉब्लम्स है। तो यहां पर प्रॉब्लम्स नाउन है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव एरर होगा। तो इन प्लेस ऑफ इंटीरियर यूज इंटरनल। ठीक है बेटा, आ गया ना समझ? चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो, बहुत इजी, वेरी इजी। मैं कभी डिफिकल्ट कभी इजी लेकर आता हूं तो बस यही समझाने के लिए बेटा, एकदम एग्जाम को ऐसे मत रखो कि बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत इजी भी होते हैं भाई। मींस के अंदर आ जाते हैं ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस। फिलहाल ये तो प्री का है। दे सीक्रेट डिसाइडेड टू लीव द टाउन। तो भाई उन्होंने डिसाइड किया, दे ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हो गया हमारा दे, और ये डिसाइडेड वर्ब की सेकंड फॉर्म। उन्होंने डिसाइड किया टू लीव द टाउन, शहर छोड़ देगा, उन्होंने डिसाइड किया। अगर ये बात हुई कि शहर को उन्होंने डिसाइड किया शहर को छोड़ दे, तो उन्होंने कैसे डिसाइड किया? छुपकर, रहस्यमयी तरीके से, किसी को ना पता चले। तो रहस्यमयी तरीके से क्या हुआ? डिसाइड हुआ। डिसाइड वर्ब है तो वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए एडवर्ब चाहिए होगा ना। तो सीक्रेट, सीक्रेट एडजेक्टिव है तो सीक्रेट एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में एलवाई लगता है तो एडवर्ब।
तो सीक्रेटली, दे सीक्रेटली डिसाइडेड। तो एडजेक्टिव सीक्रेट एडजेक्टिव होते हैं, जैसे सीक्रेट प्लान, प्लान कैसा है? सीक्रेट। तो सीक्रेट नाउन है, नाउन को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड जो होगा वो एडजेक्टिव। अब हमें वर्ब को डिस्क्राइब करना है तो एडवर्ब चाहिए होगा, तो सीक्रेटली एडवर्ब ऑफ मैनर है, सीक्रेटली एडवर्ब ऑफ मैनर है, तो इन प्लेस ऑफ सीक्रेट यूज सीक्रेटली। चलिए अगला क्वेश्चन, तो ये कहां से आ गया? ये एडवर्ब से एरर आ गया। ये एडवर्ब एरर कहां से आया? ये एडवर्ब से एरर आ गया। अगला क्वेश्चन, मिसेस श्रीलक्ष्मीज म्यूजिकल इंटेलिजेंस इज सुपीरियर देन मिसेस सुमास। एरर। देखो अगर कॉन्सेप्ट्स, मैं आपको रिवीजन का एक तरीका बता देता हूं। जैसे आप टेंस, वॉइस, नरेशन, कोई भी चीज रिवीजन कर रहे हो तो उसके अगर आपको पता है कि सब कुछ आता है लेकिन फिर भी रिवीजन करना बहुत जरूरी है, तो पता है उसमें क्या कर रहे हो? सिर्फ जो कॉन्सेप्ट्स है उन्हें पढ़ते हुए चलो, चाहे एग्जांपल मत देखो, बड़ी जल्दी रिवीजन होगा। थ्योरी पढ़ लो, एग्जांपल्स मत पढ़ो कि हाँ भाई इसके अंदर ये बताया हुआ, थ्योरी पढ़ लोगे तो अगर आप थ्योरी पढ़ोगे ना तो आधे पौने 1 घंटे के अंदर एक टॉपिक ढंग से रिवीजन, सुबह से लेकर शाम तक आपके 8-10 टॉपिक रिवीजन हो सकते हैं। और उनके एग्जाम्पल सिर्फ तभी पढ़ो, एग्जाम्पल तभी पढ़ो जब आपको पता है कि यार थ्योरी पढ़कर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, थ्योरी पढ़कर क्लियर नहीं हो रहा, तो एग्जाम्पल पढ़ो। और थ्योरी और एग्जाम्पल पढ़ के समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप क्लास में आओ, मुझसे पूछो, फिर वो जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं उन्हें देखो। तो मिसेस श्रीलक्ष्मीज म्यूजिकल इंटेलिजेंस इज सुपीरियर। तो अगर आप समझ पाएंगे तो जो IOR वाले एडजेक्टिव होते हैं ना, IOR और OR वाले जो एडजेक्टिव होते हैं, जैसे IOR एडजेक्टिव जैसे हम बात करते हैं, अगर मैं बात करूं सुपीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, प्रायोर, तो ये जो शब्द होते हैं IOR OR वाले वर्ड, तो इन एडजेक्टिव्स के साथ जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन होती है वो टू लगती है, ये कंजंक्शन नहीं लेती। तो जैसे अगर मैं बोलूं ना जूनियर तो ये IOR आ गया, मैं कहूं सीनियर तो ये IOR आ गया, मैं कहूं मेजर तो OR आ गया, माइनर OR, तो इनके साथ जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन है वो टू लगेगा। इसके अलावा एक शब्द है प्रिफरेबल, एक शब्द है प्रिफरेबल। आप अगर एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो इनके अंदर लिखवा रखा है, इनके साथ जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन है ना वो टू है, ये कंजंक्शन नहीं लेते। तो देखो IOR वाला वर्ड है तो इनके साथ देन नहीं लगेगा, इनके साथ टू लगेगा। अरे बड़ा बात समझ। तो अगर आप ये समझ पाए तो यहाँ कंजंक्शन नहीं प्रेपोजिशन की आवश्यकता, सी एरर हो जाएगा। हाँ भाई, फिर बहुत सारे काम है यार दुनिया में, बहुत सारे काम है, ये थोड़ी है कि अंग्रेजी पढ़ के आपको जिंदगी बितानी है। फिर बहुत सारे काम है भाई, दुनिया में लोग जी रहे जिन्हें इंग्लिश नहीं आती वो फिर भी जी रहे। घर में देख लेना अपने मम्मी पापा भाई बहन पड़ोसी, देख लेना बहुत सारे लोगों को इंग्लिश नहीं आती फिर भी अच्छा काम कर रहे। तो भाई अगर इतना भी नहीं समझ में आ रहा तो फिर वो तू ही कह रहा है कि भाई हिमालय पे चले जाओ, तो हिमालय पे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ और काम कर लो फिर। हाँ चलिए, the employees were comfortable with me and they talked about their problems since I has worked there as a manager। आप देख रहे बेटा SSC CGL में पूछा गया 2024 में क्वेश्चन। समझ रहे बात? कितना इजी सेंटेंस है। ये कहां से आया? ये है SVA से। SVA क्या है? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बेटा, आई सिंगुलर सब्जेक्ट होते हुए प्लूरल वर्ब लेते हैं, आई हैव वर्कड हो जाएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट होते हुए प्लूरल वर्ब लेता है, आई हैज नहीं, आई हैव। कितना सिंपल, ठीक है ना, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से। चलिए अगला, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स एन एडवर्बियल यूसेज। एडवर्ब के यूज की बात कर रहे हैं, एडवर्बियल मतलब ना खुद कह दिया एडवर्ब है। देखो हम फॉर्मेट भी समझ रहे, क्वेश्चन भी पढ़ना जरूरी है कि कई बार हम जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनसे नहीं पढ़ते और हम सेंटेंस ढूंढ रहे, कहां ढूंढू। तो उसने कह दिया कहीं मत ढूंढ, एडवर्ब देख ले। कह रहा है आपसे एडवर्ब ढूंढो, खुद ही कह रहा है एडवर्ब ढूंढो। तो बेटा देखो इसके अंदर तो अब वो कह ही रहा है, मैं भी क्या कहूं तो वो भी कह ही रहा है कि इसके अंदर एडवर्ब एरर है। एडवर्ब एक शब्द है डियर। डियर का मतलब होता है लवेबल। एक डियर का मतलब होता है लवेबल, जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, जिसे हम कहते हैं प्यारा या प्रिय। प्रिय भी कह देते हैं, प्यारा भी कह देते हैं। प्रिय भी हो सकता है, प्यारा भी हो सकता है।
लेकिन एक जो डियर होता है ये होता है कॉस्टली, जिसका मतलब होता है महंगा, कॉस्टली महंगा, एक डियर। तो यहां पे जो बात कर रहा है, मिस्टर अरुण विल पे डियर फॉर हिज फाइनेंशियल मिस्टेक, कि उन्होंने जो फाइनेंशियल मिस्टेक की है ना, उसके लिए जो उन्हें पे करना पड़ेगा बड़ा महंगा, बड़ा भारी रकम चुकानी पड़ेगी, मतलब उनको जो भुगतान, बड़ा महंगा भुगतान करना पड़ेगा। तो बेटा अब यहां पर भी विल पे करेंगे डियर, तो डियर नहीं डियरली। तो अब आपको एडवर्ब लिखना है, तो डियरली, डियर एडजेक्टिव है, डियरली एडवर्ब है, तो इसमें भी एडवर्ब एरर है, सेम 5 और 6 में सेम हो गया, विल पे डियर ना करके डियरली हो जाएगा। ओ सीक्रेट वाला 5 6 नहीं बेटा, सीक्रेट का जो सीक्रेट लिख किया था वो यहाँ पे विल पे डियरली हो जाएगा। तो कह रहा है एडवर्ब एरर, और एडवर्ब एरर ठीक करना है तो यही तो एडवर्ब होगा। ये तो एडजेक्टिव है ना, मिस्टेक नाउन है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हो एडजेक्टिव, पार्ट्स ऑफ स्पीच पता होना चाहिए, वर्ब को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड एडवर्ब। My brother received his MBA degree into the university last year. मीनिंग के हिसाब से देखो, मीनिंग के हिसाब से देखो, ट्रांसलेट करो, मीनिंग के हिसाब से एरर देखो कि माई ब्रदर रिसीव्ड हिज MBA डिग्री, कि मेरे भाई ने रिसीव करी अपनी MBA डिग्री इनटू द यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर, यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर रिसीव करी डिग्री। तो बेटा इनटू जो होता है ना, इनटू का मतलब होता है कोई चीज बाहर से, जैसे कोई बॉक्स, ये कोई बॉक्स है, अब बिल्ली ने छलांग लगाई और बॉक्स के अंदर आ गई, तो बाहर से अंदर की जो अवस्था होती है वो इनटू होती है। जब कोई चीज बाहर से अंदर जाती है इनटू होता है, तो यहाँ पे ऐसा कोई सेंस नहीं है, तो इनटू तो आ नहीं पाएगा। तो बेटा ऑब्वियस, यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े होकर तो देगा नहीं भी प्रोफेसर डिग्री, यूनिवर्सिटी के बाहर से तो मिलेगी नहीं भाई, मिलेगी कहां से, यूनिवर्सिटी के अंदर जाके मिलेगी। तो आपको इन बोलना जस्टिफाइड नहीं होगा, फ्रॉम मिल जाएगा, आपको सोर्स बताना होगा कि डिग्री मिली कहां से। तो आप इस यूनिवर्सिटी का सोर्स बता कि मेरे को डिग्री कहां से मिली, MBA की, कहता है लास्ट ईयर यूनिवर्सिटी से। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा इस MBA डिग्री सोर्स बता रहे हो कहां से मिले, समझना है कि नहीं। चलिए अगला, तो यहां पे प्रेपोजिशन एरर, यहां पर प्रेपोजिशन से एरर लिया गया। सिचुएशनल प्रेपोजिशन, सही प्रेपोजिशन देखकर आपको प्रेपोजिशन लगाने, सिचुएशनल प्रेपोजिशन मीनिंग देखकर आपको सही प्रेपोजिशन लगाने। He replied in a dry tone, उन्हें ड्राई टोन में रिप्लाई किया, ouch, I will not work for you anymore। बताइए एरर, ouch। एरर। तो देखो ये जो आउच होता है ना, ये आउच हम तब लगाते हैं जब हमारा दुख का साइन हो, जैसे कोई अचानक चोट लग जाए, उस सिचुएशन में मैं चल रहा हूं, मेरी ठोकर लग जाए, तो जो मुझे शारीरिक रूप से पेन होगा ना, उस पेन को दर्शाने के लिए मुझे आउच लगाना पड़ेगा। मोच आ जाती है ना, आउच, आउच, समझ रहे बात को। शारीरिक रूप से कोई पेन की बात नहीं हो रही, तो मतलब ये इंटरजेक्शन वर्ड से रिलेटेड है। अब ये मुझसे कहता है कि भाई आई विल नॉट वर्क फॉर यू एनीमोर, अब काम नहीं करूं तेरे लिए, कि अब आगे से तेरे लिए कोई काम नहीं करूं। तो इस फीलिंग को समझते हुए सही इंटरजेक्शन वर्ड फिल करना है। तो जैसे हम किसी काम को मना करते हैं ना, किसी काम को मना करते हैं तो बेटा कई हो सकते हैं। तो जैसे हम कहते हैं कि भाई तू क्या कहते हैं, अपने दोस्त के साथ फिल्म देखने जाएगा जिसके साथ लड़ाई हो गई थी, नो वे, बिल्कुल भी नहीं। जब मना करते हैं ना, तो बेटा जनरली जो हम यूज करते हैं नो वे, ये यूज करते, बिल्कुल भी नहीं, कोई तरीका ही नहीं मैं कर लूं काम। या फिर ऐसे बोले कि जाएगा क्या उसके साथ काम करने का, उसके साथ तो फिल्म देखने जाएगा, तेरी तो लड़ाई हो गई है, कह रहा भाई मट्टी डालना उस पर। तो हम जनरली कहते हैं फॉरगेट इट। तो ये भी फॉरगेट इट भी ये एक्सप्रेशन है किसी बात को मना करने के लिए, कि नो वे फॉरगेट इट। और भी हो सकते हैं कुछ, तो आप मना कर रहे हो तो जनरली इन शब्दों का यूज कर लेते हैं। मैं बताऊं और भी हो सकते हैं, जनरली मैंने ये लिख दी, लेकिन ये फिट नहीं हो रहा है, आउच फिट नहीं हो रहा है, फिजिकली कोई पेन नहीं हो रहा है, फिजिकल कोई पेन नहीं हो रहा है, तो आउच नहीं लग पाएगा, तो ये गलत है, तो आंसर नहीं। अब लगे कुछ भी, आउच नहीं लगेगा।
तो ये कहां से आ गया, इंटरजेक्शन से रिलेटेड एरर आ गया, ये इंटरजेक्शन से रिलेटेड एरर आ गया। नेक्स्ट, मिस्टर सूर्या हैव नो इंटीरियर मोटिव इन ऑफरिंग यू सपोर्ट, इन ऑफरिंग यू सपोर्ट। चलो दो एरर है इसमें, एक नहीं दो एरर है। तो देखो इसमें दो एरर क्या है, एक तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मिस्टर सूर्या, मिस्टर सूर्या सिंगुलर सब्जेक्ट है तो भाई हैव कैसे लगाओगे, तो हैज लगेगा, पॉइंट नंबर 1, ये भी एरर है। दूसरा बेटा आप इंटीरियर, मैंने अभी अभी समझाया, इंटीरियर एक्सटीरियर, मकान दुकान बंगला मेंशन का जो अंदर की जो लोकेशन है, कंडीशन है, उसे ठीक करना, उसे इंटीरियर कहते हैं। यहां पे मोटिव की बात कर रहा है तो इंटीरियर नहीं, यहां अल्टीरियर हो, एडजेक्टिव एरर है। अल्टीरियर, अल्टीरियर का मतलब होता है हिडन, छिपा हुआ, हिडन छिपा हुआ, मन में बसा हुआ। सूर्या हैज नो अल्टीरियर मोटिव, कह रहा भाई उसके अंदर कोई, उसके मन में कोई छिपा हुआ मोटिव नहीं है इन ऑफरिंग यू सपोर्ट, कि वो तुम्हें सपोर्ट ऑफर कर रहा है कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूं, तो उसके मन के अंदर कोई छल कपट नहीं है, कोई भी छिपा हुआ मोटिव नहीं है, सीधे सीधे बोल रहा है तेरे को जरूरत है मैं कर दूंगा, लेकिन उसके लिए वो अपना कोई वो हिडन मोटिव कोई सोल्व नहीं करवाएगा तुझसे, उसके मन में कोई ऐसी बात नहीं है। तो इसमें दो एरर है, एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से और इंटीरियर की जगह अल्टीरियर एक एडजेक्टिव से, तो एक ही पॉइंट में है इसलिए डी। तो इसमें दो एरर है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और दूसरा एडजेक्टिव। क्लियर हुआ कि नहीं? तो दूसरा हो जाएगा एडजेक्टिव। अगला, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, कह रहा है इस मंथ के अंत तक ही विल बी वर्किंग फॉर 5 years। बताइए यार, कमेंट्स देख रहा हूं मैं आपके मन में कोई बात हो तो बताइए, सेंटेंस देखते समझ में आ जाए। तो इसके अंदर मैं अगर बोलूंगा ना तो ये टेंस से एरर है, ये टेंस से एरर है, बेसिक से ही एरर है, और इसको कह सकते हैं मॉडल से भी एरर है, ऐसे भी कह सकते हैं, क्योंकि हे विल मॉडल का भी हिस्सा है, टेंस का भी हिस्सा है। तो जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि जो विल मॉडल है, मॉडल बिना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आ नहीं सकता, मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, अब चाहे वो डू वाली वर्ब कोई एक्शन, कोई हैव वाली वर्ब, और चाहे कोई बी वाली वर्ब, और कोई वर्ब आ नहीं सकती। तो अब यहाँ पे बीन है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मॉडल के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती, क्योंकि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो बिना हैव के फॉर्म के आएगी। तो ऐसा कर लो कि भाई इन दोनों को जोड़ने के लिए इनके बीच में हैव लगा, अगर आप इनके बीच में हैव लगा दोगे तो मॉडल को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल गई और बीन को वर्ब की थर्ड फॉर्म को हैव का फॉर्म मिल गया। तो आपको विल हैव बीन करना पड़ेगा, तो विल हैव बीन करना पड़ेगा, तो यहां पर विल के साथ हैव ऐड होगा, आंसर हो जाएगा बी। बोलो क्लियर है ना बच्चे सारे कॉन्सेप्ट्स? अगला बढ़ते, टेंस से एरर था ये, टेंस। आई हैव द 100 reasons to not attend the meeting tomorrow। कहता मेरे पास 1000 कारण है कल मीटिंग ना अटेंड करने के, मेरे पास 1000 कारण हैं। बताइए। तो देखो यहां पर क्या कह रहा है कि ये जो रीजन है ना 1000 रीजन, नॉट डेफिनेट, उस जिसे हम कहते हैं ना, हम जनरली स्पोकन में क्या करते थे, अब तुझे 36 बार समझा दिया फिर भी तेरे समझ में नहीं आ रहा, अब 36 कोई गिन के थोड़ी बैठा 36 बार समझा दिया, हम किसी को 4-5 बार समझा दे तो इरिटेट हो जाते हैं यार, कैसे एक बार बता दिया फिर भी समझ में नहीं आ रहा, क्या तुझे 36 बार बताया तो है। तो अब 36 का मतलब वो गिन नहीं रहा है, 36 का मतलब है यहाँ पे कहना चाहता है कई बार। तो यहाँ पर कह रहा है कि मेरे को कल मीटिंग अटेंड नहीं करनी है,
और इसके इसके मेरे पास एक, उसने कहा मेरे पास इसके डेफिनेट 1000 कारण है, क्योंकि दा बोल के तो डेफिनेट बोल रहे हो, तो यार क्या वो गिन के बताएगा कि 1000 कारण, देख पहला कारण ये, दूसरा ये, तीसरा ये, जो होता है सो जाएगा बताते बताते। तो ये जनरल पॉइंट पे बोल रहा है, जनरल पॉइंट पे बोल रहा है तो फिर आप द नहीं लगा पाओगे। और अगर कारण 100 है, क्योंकि प्लूरल बना रहा है तो 100 है, तो 100, तो A100 कर दो, A100 या 100, तो A100 ठीक है। आई हैव A100 रीजंस नॉट टू अटेंड द मीटिंग टुमारो। तो ये आर्टिकल एरर है, क्योंकि द हम तब लगाते हैं जब चीजें निश्चित हो, तो यहां निश्चित है नहीं, तो जो निश्चित है नहीं तो यहां पर द हटाकर ए कर दो, 1000 कारण। क्लियर हो रहा ना बच्चे? तो आर्टिकल एरर। अगला, आफ्टर आई रिटायर आई स्टार्टेड ए सेकंड करियर। रिटायरमेंट के बाद मैंने शुरू किया सेकंड करियर एज ए राइटर, राइटर के रूप में, एंड पब्लिश सेवरल बुक छापी, विच अलाउड मी टू शेयर माई स्टोरीज, जिन्होंने मुझे अलाउ किया कि अपनी स्टोरीज को शेयर करूं, एंड इनसाइट्स विद ए वाइडर ऑडियंस, और मैं वाइडर ऑडियंस के इनसाइट अंदर तक पहुंच पाया। एरर बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, टेलो टेलो, एरर एरर टेलो। देखो अब मैं बताता हूं, दो तरीके से समझो, ठीक है? पहले बहुत इजी तरीका, आप पूरा सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो देखो रिटायर से पता चलता है कि प्रेजेंट है, स्टार्टेड से पता चलता है ये पास्ट है, और पब्लिश्ड से पता चलता है पास्ट, तो अलाउड से पता चलता है कि ये पास्ट है। तो हमारे पास इतनी वर्ब आई है, 4 वर्ब में से 3 वर्ब से पास्ट की बात कर रहा है, ये बात पास्ट को लेकर जा रहा है। तो जब यहाँ पे बात पास्ट को लेकर जा रहा है तो फिर इधर प्रेजेंट ही क्या कर रहा है, तो इसका मतलब ये गलत है। तो अब यहाँ पर पास्ट की कोई वर्ब लिख दो तो ये ठीक हो जाएगा। तो अगर एग्जाम में बैठे हो तो सिर्फ इतना ही समझना काफी है कि बात प्रेजेंट की थोड़ी कर रहा है, तो बात पास्ट की कर रहा है, और अगर बात पास्ट की कर रहा है तो रिटायर होगा नहीं। अब आपको पास्ट में पास्ट की वर्ब लगाने के लिए, मतलब यहाँ पास्ट की वर्ब आएगी, प्रेजेंट की नहीं आएगी। एग्जाम में बैठे हुए तो आपको पता है ये एरर है, तो आप इस पर टिक करो और आगे बढ़ो। एग्जाम में फिर ज्यादा नहीं सोचना है, टाइम की सेविंग करनी है। लेकिन अभी तो हमें एग्जाम तो दे नहीं रहे, अभी तो हम यूट्यूब पर क्लास देख रहे, और अगर यूट्यूब पर क्लास देख रहे हैं तो इसका लॉजिक जानना जरूरी है कि भैया फिर अब सही वर्ब, पास्ट की वर्ब कौन सी आएगी। तो बेटा यहाँ पर टेंस एरर है, और जो टेंस एरर है इसके अंदर पास्ट परफेक्ट से एरर है, और पास्ट परफेक्ट को हम पास्ट ऑफ पास्ट कहते हैं। पास्ट ऑफ पास्ट क्या होता है, इसके अंदर, पास्ट के अंदर सीक्वेंस होती है, सीक्वेंस बिटवीन 2 एक्शंस। पास्ट के अंदर 2 एक्शंस की सीक्वेंस होती है, तो जो पहले होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट बनाते हैं, जो पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट होता है, फर्स्ट एक्शन। और जो सेकंड एक्शन होता है ना, जो सेकंड एक्शन होता है जो बाद में, तो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट बनाते। ये हमारा पास्ट परफेक्ट का, टेंस का पास्ट परफेक्ट का नियम है। कह रहा मेरी रिटायरमेंट के बाद मैंने सेकंड करियर शुरू किया था राइटर के रूप में। तो भाई पहले रिटायर हुआ या पहले क्या कहते हैं करियर शुरू किया? तो कहते रहा आफ्टर आई रिटायर, कि मेरे रिटायर होने के बाद, तो आई स्टार्टेड, तो भाई रिटायर होने के बाद, तो पहले रिटायर हुआ है बाद में शुरू किया, तो जो काम पहले हुआ तो फिर वो पास्ट परफेक्ट होगा। तो अगर ये पास्ट परफेक्ट होगा, अगर ये पास्ट परफेक्ट होगा तो आप रिटायर नहीं, आई हैड रिटायर्ड, तो पता चल गया। तो अब आपको यहाँ पर सिर्फ ये नहीं, रिटायर नहीं, हैड रिटायर्ड करना। तो मैंने इजी और डिफिकल्ट दोनों तरीके बता दिए। मतलब इजी मतलब सीधे सीधे आंसर, टाइम सेविंग, और बेटा इसके अंदर का छुपा हुआ कॉन्सेप्ट वो भी समझा दिया। इजी और इफेक्टिव दोनों तरीके बता दिए, इजी और इफेक्टिव दोनों तरीके बता दिए। डिफिकल्ट कुछ नहीं होता, डिफिकल्ट कुछ नहीं होता, या तो इजी है या इफेक्टिव है। अगला क्वेश्चन नरेशन से है, बनाओ बेटा। अगला क्वेश्चन नरेशन, 3 क्वेश्चन मैं नरेशन से लाया हूं, 2 वॉइस से, 3 नरेशन 2 वॉइस बनाइए।
सोचिए, बनाइए, आंसर दो। हाँ वो बाद में लग रहा है ना, वो बाद में लग रहा है ना, इंसिडेंट वाला जो कह रहे हो आप कि भाई इंसिडेंट की बात होती है, तो बाद में लग रहा है ना। एक मिनट में बता दूं बेटा, देखो मैं समझा दूं। पहले उसने एज ए राइटर, इसे देखो, पहले इसे देखो सेंटेंस को कि भाई रिटायरमेंट के बाद मैंने शुरू किया, तो यहां सीक्वेंस, यहां सीक्वेंस है, तो जहां सीक्वेंस मैंने बता दिया, अपने आफ्टर बोल के सीक्वेंस शुरू तो कर दी, पास की किसी घटना को दर्शा नहीं रहा है। यहां पे इन दोनों सेंटेंस में सीक्वेंस, और सीक्वेंस के बाद मैंने करियर के बाद मैंने पब्लिश करी सेवरल बुक, और फिर वो अब यहाँ पे सेवरल बुक मैंने पब्लिश करी, तो कौन सी बुक्स, तो इसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो यहां से तो डिस्क्रिप्शन शुरू हो गया। अब डिस्क्रिप्शन को मेन टेंस से लिंक नहीं करते, डिस्क्रिप्शन को मेन टेंस से लिंक नहीं करते, डिस्क्रिप्शन का एक अपना ही जोन चला जाता है, उसका अपना टेंस हो जाता है, अपनी सिचुएशन हो जाती है, उसे आप मेन चीज से आप कंपेयर नहीं करोगे। तो आप इनको देखोगे तो भाई पहले रिटायरमेंट हुआ, बाद में सेकंड करियर शुरू किया, तो वहां सीक्वेंस लगी है, और बाद में सेवरल बुक्स को ये डिस्क्राइब कर रहा है, तो इसका अपना अलग जोन चला गया, यहां पर अलग नियम लग जाएंगे, क्योंकि डिस्क्रिप्शन है, ये मेन टेंस का हिस्सा नहीं है, ये बुक्स का डिस्क्रिप्शन है। आया बच्चे समझ? गुड, चलो आ गया समझ, बढ़िया। अब आंसर बताओ, अब इसका आंसर बताओ, 13। We will have a thorough search before opening the room, the inspector told his subordinates. कहता है हम संपूर्ण, थोरो का मतलब होता है संपूर्ण रूप से, सर्च करेंगे बिफोर ओपनिंग द रूम, भैया रूम को खोलने से पहले अच्छे से सर्च करेंगे। इंस्पेक्टर ने अपने सबऑर्डिनेट से कहा, इंस्पेक्टर ने अपने सबऑर्डिनेट से कहा, तो देखो अब ध्यान देना, पहले देखो, द इंस्पेक्टर टोल्ड हिज सबऑर्डिनेट्स, सेंटेंस को पढ़ के पता चलता है कि असर्टिव है, और बेटा ये हमारा रिपोर्टेड, ये जो है हमारा, ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच है, आरएस, रिपोर्टेड स्पीच, और ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है। तो बेटा क्वेश्चन में वो रिपोर्टेड स्पीच भी पहले दे सकता है, रिपोर्टिंग वर्ब भी पहले दे सकता है, इसको उठा के यहां पर भी कर सकता था, द इंस्पेक्टर टोल्ड हिज सबऑर्डिनेट्स, और फिर वो रिपोर्टेड स्पीच देता, आगे पीछे कर सकता था। तो क्वेश्चन में वो कैसे भी दे सकता है, लेकिन आंसर में आपको रिपोर्टिंग वर्ब पहले बदलनी है, ये समझ लेना। क्वेश्चन के अंदर चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पहले दे, चाहे रिपोर्टेड स्पीच पहले दे, उसकी मर्जी है, मन का मालिक है जी, लेकिन आंसर देते समय आपको रिपोर्टिंग वर्ब ही पहले बदलना पड़ेगा। तो भैया रिपोर्टिंग वर्ब पहले बदलना है, द इंस्पेक्टर टोल्ड हिज सबऑर्डिनेट्स, तो उसने सेड टू नहीं टोल्ड, उसने पहले ही टोल्ड करके दे दिया, उसने पहले टोल्ड करके दे दिया। तो देख लो, द इंस्पेक्टर टोल्ड हिज सबऑर्डिनेट्स, 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 तो इसमें टोल्ड कर ही दिया इसने, तो हमें कुछ करना ही नहीं है। और नरेशन हमेशा ऐसे चेक करें, ऐसे चारों का, जो एक पॉइंट देख रहे हो तो चारों सेंटेंस का वो सेम पॉइंट देखो। तो मैंने रिपोर्टिंग वर्ब देखी, तो चारों की मैंने रिपोर्टिंग वर्ब देखी। अब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद मुझे इसे शुरू करना है, तो लेकिन कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाना है, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए कंजंक्शन चाहिए, और सेंटेंस असर्टिव है, तो असर्टिव सेंटेंस में दैट लगता है, बात ही खत्म होगा, चारों में दैट है, कोई दिक्कत ही नहीं। अब कहते हैं वी क्या हुआ, वी सब्जेक्ट है, वी सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट जो होता है, ये किसने बोला कि जो ये फर्स्ट पर्सन, ये जो विल है, वी है, ये फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन जो होता है वो स्पीकर होता है। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? स्पीकर होता है। तो ये स्पीकर कौन है इस वाक्य का? स्पीकर तो है इंस्पेक्टर। तो इंस्पेक्टर ने कहा हम सर्च करेंगे, हम पूर्ण रूप से सर्च करेंगे, तो हम कौन? इंस्पेक्टर और उसके सबऑर्डिनेट्स, तो ये तो प्लूरल हो गया, तो ये प्लूरल हो गया, तो ये दे का केस चला जाएगा, ये दे का केस चला जाएगा। ये सर्च कौन करेंगे? इंस्पेक्टर, उसके सबऑर्डिनेट्स दे। तो भैया फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट से चेंज करेंगे, क्योंकि वो स्पीकर होता है, स्पीकर, तो स्पीकर इंस्पेक्टर है, तो दे, तो यहां पर हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा दे, तो दे हो जाएगा, तो हमें चाहिए होगा यहां पर दोनों मिल गए तो दे, तो यहां पर हम दे लगाएंगे, और चारों में ही दे है, तो कोई समस्या ही नहीं, क्योंकि बोलने वाले तो ये इंस्पेक्टर के साथ और सर्च करने वाले इंस्पेक्टर और सबऑर्डिनेट्स होंगे, तो हम बोलकर ये दोनों की तो बात कर रहे हैं।
आगे कहता है, आगे क्या कहता है, विल को वुड में चेंज करते हैं, विल हैव ए थोरो सर्च, विल हैव ए थोरो सर्च, तो विल को वुड में चेंज करते हैं, तो विल हैव चाहिए, वुड भी कर दिया, वुड तो ठीक है, फिर ये पहला गलत। तो विल को वुड करते हैं, कैन नहीं करते, तो दूसरा गलत। तीसरा, विल हैव, मॉडल के बाद V3 तो आ ही नहीं सकता, तो ये भी गलत। तो 3 गलत हो गए, तो आंसर सही, क्योंकि विल हैव को वुड हैव कर यही, तो एक ही जगह मिल गई गलती, ये नहीं समझ में आया, तो आंसर डी होगा। चलिए अगला लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नरेशन से, द टीचर सेड शी हैड स्टार्टेड द फाइट, टीचर ने कहा यार उसने फाइट शुरू करी है, टीचर ने कहा उसने फाइट शुरू करी है, आंसर दो। छोटा क्वेश्चन है, वो बड़ा था, छोटा क्वेश्चन है, एग्जाम में सारे आएंगे छोटे बड़े क्वेश्चन, और आंसर भी मिलेंगे, छोटे क्वेश्चन का भी मिलेगा, बड़े क्वेश्चन का भी मिलेगा। डन। नरेशन, द टीचर सेड शी हैड स्टार्टेड द फाइट, की फाइट शी ने शुरू करी थी, तो ये असर्टिव सेंटेंस। अब टीचर सेड को टीचर सेड कर दो, अब ये कंप्लेंट भी हो सकता है, वैसे द टीचर सेड भी हो सकता है, ऑर्डर नहीं होगा क्योंकि इंपेरेटिव में होता है, ये असर्टिव है, ऑर्डर इंपेरेटिव में लगता है, ये गलत, और द टीचर सेड भी हो सकता है। अब कमा इन्वर्टेड कमास के लिए मुझे दैट चाहिए, तो हाँ जी, यहाँ पर दैट है, यहाँ पर दैट है, ये तो गलत ही हो गया, और यहाँ पर दैट है। अब शी, थर्ड पर्सन, नो चेंज, तो यहाँ शी है, यहाँ शी है, यहाँ शी है, ठीक है। हैड स्टार्टेड, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट नो चेंज, पास्ट परफेक्ट नो चेंज, तो इसने हैज स्टार्टेड कर दिया, गलत, पास्ट परफेक्ट का टेंस नहीं बदलते, हैड स्टार्टेड हो सकता है, ये तो पहले ही गलत है, हैज स्टार्टेड, तो ये भी गलत है, तो पास्ट परफेक्ट चेंज नहीं होता, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट थर्ड, 3 क्वेश्चन है, तीसरा लास्ट क्वेश्चन, द टिकट कलेक्टर आस्क्ड द पैसेंजर वेयर देयर टिकट्स वर, तो देखो ये ऑलरेडी इनडायरेक्ट स्पीच है, ये ऑलरेडी इनडायरेक्ट स्पीच है, आंसर, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब है कि भाई ये तो आंसर दे दिया उसने, इसका मतलब है उसने आंसर दे दिया, इसका मतलब हमें सही क्वेश्चन ढूंढना, ऐसा क्वेश्चन ढूंढो कि आंसर ये आ जाए, इनमें से ऐसा क्वेश्चन ढूंढो कि आंसर ये आ जाए। तो देखो इसने यहां आस्क्ड लगाया और यहां वेयर लगाया, इससे पता चलता है कि सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, इससे पता चल गया सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, तो अब इंटेरोगेटिव के नियम लगा लो, तो कह रहा टिकट कलेक्टर सेड टू द पैसेंजर, टिकट कलेक्टर सेड टू द पैसेंजर, टिकट कलेक्टर डिमांडेड द पैसेंजर, टिकट कलेक्टर सेड टू द पैसेंजर, इनमें कोई गलती नहीं, वो डिमांड भी कर सकता है भाई टिकट दिखा, टिकट दिखा, लेकिन डिमांड बोलकर उसने आके शो मी योर टिकट, तो प्रश्न नहीं पूछ रहा, यहां पर तो ऑर्डर हो गया, डिमांड होगी, ये तो इंपेरेटिव बना दिया, अब सेंटेंस तो इंटेरोगेटिव है, इसने बना दिया इंपेरेटिव, तो मतलब इसकी तो बैंड बज गई। चलो अगला कहता है प्रश्न पूछा होगा वेयर से, क्योंकि यहां पर ये कंजंक्शन के रूप में आ रहा है, यहां पर इससे प्रश्न पूछा गया होगा, इंटेरोगेटिव एडवर्ब वेयर, तो वेयर योर टिकट्स वर, ये गलत है, क्योंकि जब प्रश्न पूछते हैं, जब भी हम प्रश्न पूछते हैं तो हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में लगाते हैं, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क, तो इसने पहले सब्जेक्ट और बाद में वर्ब, इसने पहले सब्जेक्ट बाद में वर्ब कर दिया, तो मतलब चलो जी ये भी पतंग करने से कट गई। अब कहते हैं वेयर वर योर टिकट्स, तो हाँ भाई इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में, तो ये हो सकता है, तो ये हो सकता है, तो इसे देख लो वेयर आर योर टिकट्स, तो इसमें कहता है कि भाई वेयर आर योर टिकट्स, तो ये भी हो सकता है कि वेयर आर योर टिकट्स, तो अब यहां पर कहता है, ध्यान से देखना, यहां पे देखना ये क्या कहता है, द टिकट कलेक्टर सेड टू द पैसेंजर, द टिकट कलेक्टर सेड टू द पैसेंजर, इन दोनों में से हमें एक लेना है, तो कहता है कि सर वर दे रखा है, तो इधर भी वर, क्या क्या कहां गया, यहाँ पे भी वर दे रखा है, अगर क्वेश्चन में वर होता तो जो वर है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट, वैसे तो पास्ट सिंपल है, पास्ट इंडेफिनिट का केस है, तो अगर मैं इसको चेंज करूंगा तो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट मतलब हैड प्लस V3 में बनाऊंगा कि नहीं, और अगर यहां पे वर होता, मैं इसको चेंज कर रहा हूं, तो वर V2 है, वर V2 है, तो बेटा इसको पास्ट परफेक्ट मेरे को हैड बीन करना पड़ता कि नहीं, तो यहां पर अगर ये आंसर होता तो यहां हैड बीन होता, वर की जगह
हैड बीन, तो इसका मतलब ये भी गलत। और बेटा इज एम आर को वाज वर चेंज करते हैं तो वर आया, तो आंसर होगा डी। समझ में आया कि नहीं? आंसर हो जाएगा डी। अगला लेते हैं वॉइस। दो क्वेश्चंस वॉइस के हैं, दो क्वेश्चंस वॉइस के हैं, बताइए। Was the bag packed by Mary? Was the bag packed by Mary? तो देखो अब यहां पे अगर आप चेक कर पाए ना बेटा, was जो होता है was और V3 मतलब B प्लस V3, तो ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस है। इट इज ऑलरेडी पैसिव वॉइस, मतलब मुझे इसमें से एक्टिव वॉइस लेना है। तो एक्टिव वॉइस में से हम वाज वर्ब, किस वर्ब का वाज वर्ब बनाते हैं बेटा? वॉइस में हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होती, मेन वर्ब चेंज होती है। लेकिन डू और डज और डिड ये सिर्फ एक्टिव वॉइस में लगते हैं। पैसिव वॉइस में डू डज के स्थान पर हम इज एम आर लगाते हैं और डिड के स्थान पर वाज। तो हमारा तो जो वाजवर आया वो डिड से आया होगा, तो हमारा जो आंसर वाज आया वो कहां से आया होगा? डिड से। तो डिड एक ही जगह और कहीं है ही नहीं, तो आंसर ये। हाँ बेटा कहीं कभी इजी कभी डिफिकल्ट, ये दोनों चीजें ना बेटा। कई बार क्या होता है ना, जैसे पतंग है, पतंग उड़ रही है, अगर उसमें खींच मारते रहो तो हाथ में आ जाएगी पतंग, डोर में खींच मारते रहो, और अगर ढील देते रहो तो भैया वो तो भाग जाएगी। तो कहते हैं पतंग को अगर ऊपर रखना है तो कभी ढील मारो कभी खींच दो, कभी ढील दो कभी खींच दो। तो यही बात, कभी डिफिकल्ट कभी इजी। अगर इजी आते हैं तो मोरल बना रहता है, मोरल बोस होता है कि हाँ सोल्व कर दिया, और डिफिकल्ट आ गया तो यार कोई सोल्व ही नहीं हो रहा। तो अप डाउन देना पड़ता है। समझ रहे बात को? ये अप डाउन देने पड़ते हैं, तरीका होता है बच्चे के इंटरेस्ट को जगाए रखने का। चलो आंसर, हु स्टोल माई टिकट्स। तो हु को किस में चेंज करते हैं हम? हु को चेंज करते हैं हम बाय। पैसिव वॉइस में हु को हम चेंज करते हैं बाय, और अगर हु को बाय हुम में चेंज करते हैं तो बाय हुम सिर्फ एक ही जगह है। और बेटा V2 पास्ट इंडेफिनिट, V2 को वाज वर्ब में चेंज करते हैं। आंसर सी। क्लियर हो गया? हो गया आंसर सी। अगर ये क्लियर है तो लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन वॉइस, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन आज हम सोल्व करेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन, Mahesh and his team were helping the fire and rescue team. Mahesh and his team were helping the fire rescue team. रिप्लाई कीजिए। महेश एंड हिज टीम were helping the fire rescue। अच्छा अभी तुमने बात करी इजी की, मंडे में इतना डिफिकल्ट टेस्ट लाऊंगा, मंडे में इतना डिफिकल्ट टेस्ट लाऊंगा, आप भी कहेंगे क्या ऐसे भी आता है? और बेटा इजी डिफिकल्ट दोनों ही आते हैं। और बेटा मैं क्या कहता हूँ, डिफिकल्ट नहीं बोलना चाहिए, चैलेंजिंग बोलना चाहिए। चैलेंजिंग एक पॉजिटिव वर्ड है, चैलेंजिंग, या फिर बोलो इजी और इफेक्टिव एक इजी और एक इफेक्टिव। तो डिफिकल्ट नहीं बोलते, इट इज कॉल्ड चैलेंजिंग। तो अब चलिए, महेश एंड हिज टीम वर हेल्पिंग द फायर रेस्क्यू टीम। अगर आप समझे तो हेल्पिंग, हेल्पिंग क्या हुआ? V4। तो बेटा V4 का जो पैसिव वॉइस बनता है वो बीइंग प्लस V3 बनता है। तो बीइंग प्लस V3, तो यहां पर जो हेल्पिंग है इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा बीइंग हेल्प्ड। इसका जो पैसिव हो जाएगा वो हो जाएगा बीइंग हेल्प्ड। तो यहां पर हेल्प्ड है, बीइंग नहीं है। कॉन्टिन्यूअस बनाना, बेसिकली ये भी कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन ये एक्टिव वॉइस का कॉन्टिन्यूअस है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है, ये पैसिव वॉइस का कॉन्टिन्यूअस। एक एक्टिव वॉइस का कॉन्टिन्यूअस है, पैसिव वॉइस का कॉन्टिन्यूअस। तो भैया यहाँ कॉन्टिन्यूअस है तो इधर भी कॉन्टिन्यूअस आना चाहिए। ये इंडेफिनिट बना दिया, ये गलत हो गया। कॉन्टिन्यूअस के लिए बीइंग है, ये हो सकता है। बीइंग के बाद V3 चाहिए, बीइंग के बाद V3। तो ध्यान रखिए बी के बाद अगर वर्ब होगी, तो या तो V4 होगी एक्टिव वॉइस में, पर या फिर V3 होगी पैसिव। और कोई वर्ब आ ही नहीं सकती, तो बीइंग के साथ V1 तो आ ही नहीं सकता, तो ये भी गलत। तो यहाँ पे बीइंग हेल्पिंग फिर गलत हो गया। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं बीइंग के साथ V4 आ सकता है, बीइंग हेल्पिंग, लेकिन फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस से होना चाहिए। तो वर्ब के साथ बीइंग प्लस V3 आ नहीं सकता, तो ये भी गलत हो गया। आंसर ए की जगह ठीक है, बस
बीइंग प्लस वी थी। इधर अगर हैज हैव होता तो कंसीडर करते कुछ, लेकिन यहाँ पर तो कॉन्टिन्यूअस मांग रहा है ना। हैज हैव होता तो स्ट्रक्चर ठीक होता, तो स्ट्रक्चर ही गड़बड़ है, ये भी स्ट्रक्चर गड़बड़ है, समझ रहे हो? ये स्ट्रक्चर ये एक्टिव वॉइस बना दिया, ये तो एक्टिव वॉइस है B2, पैसिव वॉइस बनाना, ये तो एक्टिव वॉइस है, गलत है। तो ये स्ट्रक्चर ही नहीं होता, ये कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। बीइंग हेल्प कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, वर्ब बीइंग हेल्प कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। अगर यहाँ पे हैज हैव भी होता तो एक स्ट्रक्चर सही होता, लेकिन इसके अकॉर्डिंग गलत होता। लेकिन स्ट्रक्चर तो सही होना चाहिए था, तो स्ट्रक्चर भी गलत है क्योंकि हैज तो दे ही नहीं रखा। तो आंसर हो जाएगा सी। आपका आंसर क्या आया? थैंक यू बेटा। तो आज के लिए क्लास इतनी, मिलते हैं। 18 क्वेश्चन डिस्कस हो गए, मिलते हैं मंडे की क्लास में। फंडे, कल संडे इज ए फंडे, और परसों मिलते हैं डिफिकल्ट नहीं चैलेंजिंग क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।